कि पुरातन पहले से जो हैं वो लागू हो। जी। जी। ठीक है। मैं आदरणीय रणवीर शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और ये जो आज का दिन है और जो आज का विषय है इस पे विस्तार से बात रखें और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए उसका भी एक प्रारंभिक कार्य योजना सभी को बताएं। आदरणीय रणवीर शर्मा जी। रणवीर शर्मा जी के बारे में एक और बात बोलूंगा। ये पुलिस में आईजी से इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और काफी संघर्ष किया उसके बाद। कई स्तरों पे लड़ाई लड़ी और आज भी लड़ाई चल रही है। और मुख्य विषय यही है कि देश में किस तरह से स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया जाए और ग्राम स्वराज और वार्ड स्वराज को लागू कराया जाए समुचित तरीके से। आदरणीय रमेश शर्मा जी। अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार, जो भी आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। और अभिषेक जी, आपका विशेष तौर से मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवादी हूं। और आभारी भी हैं हम सब लोग कि आपने एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम पिछले कई महीने से चला रहे हैं। और सबके साथ लेके, सबके सहयोग से भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर, और हम सबको इससे और समाज को बहुत ज्यादा लाभ भी मिल रहा है और ज्ञानवर्धन भी हो रहा है। जो लोग नए जुड़े हैं या जुड़ने की कोशिश में हैं, आज का जो विषय आपने रखा है, आपने पहले इस शब्द के अंदर उसका व्याख्या दे दी। 33 वर्ष हो चुके हैं आज ही के दिन, 22 दिसंबर को। और अभिषेक जी ने ही मुझे इस बात पे याद दिलाया कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद हुई और इसके ठीक 22 दिसंबर को हमारा छुट्टी का दिन था। और उसी दिन ये संशोधन पार्लियामेंट में पास हुआ। 22 दिसंबर 1992 को 73वां संशोधन और 74वें संशोधन बना। और आज ठीक 33 साल हो गए हैं 22 दिसंबर को। अब इस विषय में कि ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है, वो इस संशोधन के अंदर बहुत ही स्पष्ट तौर से, जिन भी भाइयों ने इसको पढ़ा है या समझा है, वो इसको बहुत अच्छी तरीके से आराम से समझ सकते हैं कि 73वां संशोधन है विद आर्टिकल 42 43 जी। और इसका सबसे पहला जो आर्टिकल है वो 41 है, जिसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये सबसे पहली अवधारणा दी गई थी कि गांव के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। और उसी के साथ ये 243 जी आर्टिकल आया, तो उसी में 73वां और 74वां संशोधन 92 के अंदर पास हुआ। और क्योंकि ये विषय स्टेट का था, पंचायती राज व्यवस्था, और इस पंचायती राज व्यवस्था के लिए स्टेट गवर्नमेंट को ही ऑथराइज करना था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये संशोधन पास हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार दे दिए गए। और यही एक लाइन हम सबकी, मतलब एक दुखती रग भी है कि स्टेट गवर्नमेंट को एक मे वर्ड के साथ जोड़ दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट में अथराइज कि राज्य सरकारें जो है इस संशोधन को जितना अपने राज्य में लागू करना चाहते हैं उतना कर लें। और इसी लाइन ने इस संशोधन का सारा विषय जो है ना, वो राज्य सरकारों के हाथ में दे दिया। और राज्य सरकारों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, या अपने अपने, यूं कहिए मोटी भाषा में, वोट बैंक के अनुसार उन्होंने इस विषय को अपने एक्ट बना करके, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो पंचायती राज एक्ट 1994 में बना। और उसमें सारे ही विषय को उन्होंने
एक तरफ से अपने एकाधिकार में ले लिया, जबकि ये केंद्र सरकार द्वारा पारित था। और उसमें अंदर एक लाइन जिसको समझने की जरूरत है, स्टेट जो राज्य सरकार हैं उनको पावर दी है मे अथराइज, लेकिन उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट जरूर बनानी है। इस पतली सी लाइन को हम सबको समझना है कि उन्हें राज्य सरकारों ने इस विषय को, जो संविधान का है पावर एंड अथॉरिटी 243 जी के अंदर, उसके अंदर बहुत स्पष्ट तौर से दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट मे अथराइज स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। उन्होंने राज्य सरकारों को ये मैंडेटरी बनाया है। जो मे हमारा कानूनी शब्द है, हमने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स और जो विद्वान लोग थे उनसे इस बारे में काफी चर्चा हुई। और मैं यूं कहूं कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर रहे श्री भूतपूर्व भारद्वाज जी, उनसे मैं खुद मिला। अब तो वो पूरे हो गए हैं, नहीं है, जिन्होंने इस सारी ड्राफ्टिंग के साथ तैयार करके और पार्लियामेंट में पेश किया। उन्होंने इसका सारा इतिहास भी बताया और बताने के बाद उन्होंने कहा कि भी जब हमने इस 73 अमेंडमेंट संशोधन को और 74 को पार्लियामेंट के अंदर रखा, तो हमने ये मे वर्ड यूज नहीं किया था कि भी राज्य सरकारें को यही रखा था कि इसे लागू करें, क्योंकि ये 41 डायरेक्टिव प्रिंसिपल था और उसके एवज में ही 243 जी आर्टिकल बना और 73 74 पास हुआ। लेकिन जो दूसरे प्रकार के मतलब क्षेत्रीय नेता थे, उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया कि अगर आपने इस कानून में राज्य सरकारों से अधिकार ही ले लिया, जबकि विषय ये राज्य सरकार का है, तो हमें तो ये मजबूर हो जाएगा कि हम वोट मांगने कैसे जाएंगे। ये पहला वर्ड इस 33 वर्ष का सबसे पहला शब्द है जिसे हम सबको याद रखना है कि क्यों नहीं लागू हो, क्यों नहीं अच्छी तरह से लागू करा जा रहा है, और क्यों इसके मतलब उन्होंने दूसरे रूप को सबके सामने भेज दिया। तो जब ये पार्लियामेंट में इसकी डिस्कशन चल रही थी, तो उस वक्त इन जो क्षेत्रीय पार्टी थी उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया। उस टाइम की आप याद करिए 92 में जैसे मुलायम सिंह यादव थे, लालू यादव थे और भी बहुत सारे नेता इसमें थे। जो क्षेत्रीय पार्टियां जितनी भी थी उन सब ने ही इसका विरोध किया कि भी ये राज्य सरकारों पे आप छोड़ दें और केंद्र सरकार इसके बीच में इतना ही लें कि वो इसको पास करके राज्य सरकारों को दे दे। यहीं से वो पतली सी लाइन उन्होंने अपने दिमाग में खींच ली। और लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी अच्छाई रही वो रही लॉ मिनिस्टर की, जो हंसराज भारद्वाज जी थे। उन्होंने उस लाइन में अगला वर्ड जो जोड़ दिया कि भी राज्य सरकार इस विषय को लागू कर सक, जितना करें करें, लेकिन वो गांव के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट जरूर बनाए। ये विषय आप ध्यान से उसको संविधान को पढ़ोगे तो उन 3 लाइनों में ये क्लियर है कि आपको गांव के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट तो बनानी ही पड़ेगी। और जब सेल्फ गवर्नमेंट का वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब है गवर्नमेंट, कि उनको निर्णय लेने का अधिकार। निर्णय लेने का अधिकार जो है वो राज्य सरकारों ने जो अपने पास रख लिया है, खास करके क्योंकि 8 मैंडेट इसमें पास हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, उसमें वो जो संविधान संशोधन के 8 थे उनमें यह था कि भी 20 लाख की जनसंख्या स्टेट गवर्नमेंट में होनी चाहिए। नंबर 2, उसके अंदर 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, जैसे गांव का, ब्लॉक का और जिले का। और फिर इसके बाद रखा उन्होंने रिजर्वेशन रखा महिलाओं का और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का। और इसके बाद जो मेन मुख्य थे 2, निर्णय लेने का अधिकार और बजट फाइनेंस,
ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट ने एक चालाकी के तहत अपने पास रख लिए। वो इसलिए रख लिए कि भी उसमें ये दे दिया कि भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो निर्णय जो है ना प्लानिंग कमीशन बनाए, प्लानिंग कमीशन तैयार बनेगा, लेकिन उसमें भी एक लाइन है विद इन 1 ईयर उसमें दिया हुआ था। 33 वर्षों को देखो कैसे इन्होंने निकाला कि अगले ही साल उनको प्लानिंग का अधिकार गांव में दे देना चाहिए था। और इसी तरीके से फाइनेंस का भी विद इन 1 ईयर उन्होंने कमीशन मुकर्रर करके बता देना चाहिए था कि आपने कितना बजट गांव को देना है, क्योंकि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे इकट्ठा करती है टैक्स, नंबर 2 राज्य सरकारें टैक्स इकट्ठा करती हैं, और नंबर 3 पे जो गांव की सरकार है उसको भी संवैधानिक तौर से टैक्स लगाने का इसी संविधान में, मतलब इसी 73वें संशोधन में बड़े स्पष्ट शब्दों में दिया गया है। अगर किसी को डाउट होगा तो मैं पेपर अभिषेक जी के पास डिटेल में और डाल दूंगा इनकी सारी प्रेसिस, तो उनको एक बार और देख लीजिएगा, मेरे से कुछ गलती हो जाए तो उसमें भी उन्होंने दिया कि भी 1 साल के अंदर अंदर हमारी प्लानिंग कमीशन भी बन जाए, उनको गांव को अधिकार दिया जाए। नंबर 2 हमारा फाइनेंस भी बन जाए और हमारे गांव को फाइनेंस का अधिकार दिया जाए। फाइनेंस का अधिकार का सिंपल है कि जो टैक्स जब सेल्फ गवर्नमेंट गांव के अंदर बनेगी तो उन्हें टैक्स लगाने का अपने जल जंगल जमीन जो उनकी जुरिडिक्शन है गांव की, जितनी जमीन है जुरिडिक्शन जहां पे उन मोटी भाषा में गांव बसता है और उसके आसपास मान के चलिए कि भाई करीब करीब 2-2.5 किलोमीटर का जो एरिया होता है वहां पे गांव का जल जंगल जमीन आता है और फिर अगला गांव स्टार्ट हो जाता है तो उसकी बाउंड्री आ जाती है। तो इस प्रकार से गांव का जो सिजरा बना हुआ है पटवारी के पास उसको आप कभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो जुरिडिक्शन तैयार हुई है। तो वहां पे भी उन्हें टैक्स लगाने का अधिकार जल जंगल जमीन पे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गांव को भाई अगर उन्होंने जैसे फर्ज करो पानी की सप्लाई करनी है अपना कुएं से या तालाब से या नहरों से, तो उसमें जो भी खर्चा आता है तो वो हर घर से टैक्स लिया जा सकता है। इसी प्रकार सोलर सिस्टम अगर वो लगाते हैं और उसकी बिजली की सप्लाई लगाते हैं तो उससे टैक्स ले सकते हैं, या अपना गोबर गैस बड़े बड़े गोबर गैस प्लांट तैयार करते हैं तो गोबर गैस की सप्लाई जो है वो तैयार, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गांव के ग्राम सभा उचित समझती है, उन विषयों पर डिस्कस करके उनको टैक्स लगा सकती है। तो ये चीजें इस कानून में हमें समझने की जरूरत है और इसी के साथ ये समझना है कि भी ये लागू क्यों नहीं हो रहा है। मतलब ये अधिकार अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो इसमें अभी भी अगर हम अपना पब्लिक प्रेशर तैयार करें तो कोई रुकावट आएगी नहीं। केंद्र सरकार तो झुकी हुई है, राज्य सरकारों को भी हर हालत से झुकना ही पड़ेगा कि आप हमारी एक ही वर्ड से हम इसको ग्रुप को तैयार कर सकते हैं कि आप हमारी सेल्फ गवर्नमेंट बना दीजिए या तो इस कानून को हटा दीजिए। आप ये संशोधन आपने पास किया हुआ है, राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि जितना लागू करना उतना करें, लेकिन इसमें सेल्फ गवर्नमेंट संविधान का वर्ड है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ये हमने सबने इस बात को पकड़ना है। जब संविधान के इस संशोधन के जिसके ऊपर राष्ट्रपति की मोहर है, राज्य सरकारें उसको नहीं छेड़ पाती। उस मे वर्ड के साथ वर्ड सेल्फ गवर्नमेंट हमने पकड़ना है और सभी को पकड़वाना है। यही दूसरा कारण इसमें जागरूकता आता है कि हम ना तो इसको अच्छी तरीके से मतलब इसका पूरा गहराई से पढ़ पाते हैं और पढ़ने के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन, एक वर्ड है लॉ का, कि उसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो हमने बहुत गहराई से उसको समझना है। वो इंटरप्रिटेशन यही कहती है कि ये जो सेल्फ गवर्नमेंट है ये हर हालत से राज्य सरकार को गांव में देनी ही पड़ेगी। और इसी वर्ड को हमने जागरूकता के लिए, दूसरा जो वर्ड है नहीं लागू हो रहा नेता के साथ, कि हमें जागरूकता के साथ इन लोगों को देना है, हमें सब भाई बहनों को ये देना है कि भी तुम इस शब्द को पढ़ लो कि तुम हमारी सरकार बना दो यार, बात खत्म हो गई। हमारी सरकार संविधान में बनी, उसे तुम रोक नहीं सकते। जिसके ऊपर राष्ट्रपति की मोहर या इस संशोधन को आप खारिज कर दीजिए।
संशोधन खारिज हो नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक प्रेशर एकदम में जो ना सारे एक ऐसा इशू बन जाएगा सारे देश के अंदर। अगर हमने थोड़ा सा भी पब्लिक प्रेशर बना लिया चारों तरफ से, जो जो भी भाई एक्टिविस्ट हैं वो इस बात को समझ लें। मैं वो पेपर डालूंगा जिसको आप ध्यान से पढ़ें कि सेल्फ गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है वो हमने गांव में संविधान में बनी हुई है। राज्य सरकार उसे रोक नहीं सकती है, लेकिन धक्के से उन्होंने रोका हुआ उस मे वर्ड को यूज करके कि मे है, हमें जितना लागू करना उतना करना। इसी में हम सबको अटका देते हैं, जितने नेता है बड़ी चतुराई से अटका देते हैं। आप किसी नेता से बात करो, उसको अच्छी तरह से पता है, सबसे शातिर जीव है ये, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि हाँ, अगर ये संशोधन लोगों के हाथ में आ गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से नहीं रहेंगे। क्योंकि जब गांव की सरकार बन जाएगी और सरकार को 11वीं सूची के 29 जो अधिकार हैं, मतलब 29 अधिकार क्या, 29 महकमे हैं। हमारे जो प्रशासन है उसको शासन और प्रशासन के 29 महकमे हैं शासित करने के और प्रशासन को चलाने के, अपॉइंट करने के। आप उनको ध्यान से देखिए, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, मतलब सारे विषय जितनी प्रॉब्लम है मोटी भाषा में, जो कमेटियां हमारी बलवंत राय की बटी और जिन्होंने ये रिपोर्ट सारी की सारी पेश करी वहां पे अपने केंद्र सरकार के अंदर कानून मंत्री जी के पास, तो उसमें बड़ा क्लियर दिया होना कि भी उन्होंने सारे देश के अंदर भ्रमण किया। जो राजीव गांधी जी के टाइम में ये मतलब बात आई, और फिर इसके बाद नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी 92 के अंदर, उनकी सरकार में ये बिल पास हुआ। और पास होने पे उस वक्त ये बात बड़ी क्लियर आ गई थी कि भी हमने गांव के सारे चारों तरफ भारत के सभी राज्यों के गांव को हमने चेक कर लिया और उनकी मुख्य समस्या 29 है। उन 29 ही विषय उनको दे दिए गए कि आप अपने निर्णय ले और अपना तंत्र बनाएं, सेल्फ सरकार, सेल्फ गवर्नमेंट गांव के अंदर बनाएं। और 29 विषय उनको दे दिए गए, क्योंकि बगैर शेड्यूल के तो काम नहीं कर सकते। केंद्र सरकार का अपना शेड्यूल है, राज्य सरकारों के अपने शेड्यूल है, और गांव की सरकार का 73वां संशोधन के साथ 11वां शेड्यूल तैयार हुआ जिसमें 29 अधिकार दिए गए। इसी तरह जो हमारा 74 अमेंडमेंट है उसके अंदर शहर की सरकार को, वार्ड सरकार को, उनको 18 अधिकार दिए गए, जिससे कि जो 18 ही मुख्य मुख्य शहर की समस्याएं थी उनकी 10 समस्याएं कम थी, तो 11 समस्याएं कम थी। इस वजह से उनको 18 समस्याएं दी गई जो उनको रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, और उन्हीं लेने के लिए। तो 33 वर्ष कैसे गुजरे उसकी पहली लाइन में क्लियर करी कि भाई वो नेताओं कि भी इसमें हमें दूसरा उसमें बात आ गई कि भी जो है ना लोग हैं और दूसरे भावना प्रधान लोग हैं। जो बुद्धि प्रधान लोग हैं, मतलब जो इंटेलेक्चुअल लोग जिन्हें हम बोल रहे हैं बुद्धि प्रधान, वो लोग 10% ही मुश्किल से हो पाते हैं। किसी भी जगह आप जाके देख लीजिए, गांव है, चाहे वार्ड है, गली है, मोहल्ला है, या आप अपने स्कूल से लगा लीजिए कि हमारे स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो उसमें हमारे क्लास में 50 या 60 लोग होते, जो इंटेलिजेंट जिसे हम कहते थे, हाँ यार ये तो इंटेलिजेंट, इनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो ऐसी ही व्यवस्था सामाजिक तौर से नीचे तक बनी हुई है। तो ये जो बुद्धि प्रधान इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं 10% है, और दूसरे जो लोग भावना प्रधान हैं वो 90% के आसपास, मतलब वो जैसा देखते हैं भेड़ चाल है उसके मुताबिक चलते हैं। तो हम बुद्धि प्रधानों की मेन ड्यूटी है कि हम सब लोग उस लाइन को समझें कि सेल्फ गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा या इस संशोधन के द्वारा हमारे गांव में बनानी जरूरी है, मैंडेटरी है बाय राज्य सरकार, क्योंकि पंचायती राज विषय उनको दे दिया गया है इन नेताओं की वजह से, नहीं तो केंद्र से ही आ जाता है ये वर्ड। तो अब हमें ये सब ने जागरूकता लेनी है कि इस 33 वर्षों में हमारा ये 34वां वर्ष ना निकले। इस नए साल में हम ये कसम खाएं और ये प्रण लें कि भी अब सेल्फ गवर्नमेंट तो हमने बनानी है। और ये इस बात से हमको दो राय नहीं, सब लोग इस बात को समझते हैं
कि जब तक हमें अपने गांव में अपनी सेल्फ गवर्नमेंट, हमारी सरकार बनाने की ताकत नहीं मिलेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार बनते ही बजट मिल जाएगा, टैक्स लगाने का अधिकार भी मिल जाएगा, और सिंपल सा वर्ड है, केंद्र सरकार का जो टैक्स है उसका हिस्सा मिलेगा, राज्य सरकार का जो हिस्सा है उसका मिलेगा, और अपना टैक्स मिलेगा। सिंपल सा है। उसके अंदर जो जनसंख्या का सिस्टम है, टोटल बजट जो केंद्र सरकार का बनता है, उसमें अब भी आ रहा है वो PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRI के से करोड़ों रुपया अभी भी आ रहा है। लेकिन उसकी बड़ी चतुराई से ये नेता लोग क्या करते हैं, उस सारे PRI पैसा को इन ग्रांटों में दे देते हैं कि नेता भी खुश और पब्लिक के पास पैसा भी खुश, और नेता बड़े लोग हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े होते हैं कि जनाब पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। और फिर नेता DC को बोलता है अगर मेरा जो PRI का पैसा उस गांव में इस चीज के लिए लगा दे। लगा उस वक्त भी वो 29 जो निर्णय है उन्हीं में से लगा रहा है। आप ध्यान से उसको देखोगे पैसे को कि किस चीज के लिए पैसा आया है, किस चीज को पैसा लगाया है। गांव के सरपंचों को जो देते हैं पैसा, और सरपंचों को परेशान करता, आता वो ग्राम सभा के नाम से। उसका जो हमारा लीगल फॉर्म है, जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूं, हमारे जितने सरकारी नौकर हैं, जिसको भी गाड़ी मिली हुई है, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे छोटा अधिकारी हो, जिसको गाड़ी अथराइज है, उसमें एक वर्ड लिखता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मैंने ये गाड़ी चलाई। बगैर पब्लिक इंटरेस्ट के उसको गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है। वो पब्लिक इंटरेस्ट की लॉग बुक भरेगा कि भी मैंने ये गाड़ी यहां से यहां तक इस काम के लिए चलाई। इसी प्रकार से जो PRI का पैसा है, उसमें वहां पे जो है नेता तो बता देता है कि इस गांव में आप पैसा लागिए। अब जो हमारा प्रशासन है डिप्टी कमिश्नर का, और जो उसके नीचे SDM है, उसके नीचे फिर BDOs हैं वो, और प्लस ग्राम सचिव हैं, वो जो लाइन है वो फिर उस PRI के पैसों को उन 29 अधिकारों को देखते हुए जो हमारे 73 अमेंडमेंट है उनके तहत उस पैसे को खर्च करवाता है। या यूं समझिए जो ग्राम सचिव है उसको ये ट्रेनिंग है कि वो उस पैसे को सरपंचों को बताए कि किस प्रकार से उसका रेजुलेशन पाता। अभी भी रेजुलेशन ग्राम सभा की तरफ से जाएगा, लेकिन फिर चला कि ग्राम सभा का जो रेजुलेशन है यह फिर खतरनाक खेल हो रहा है। आज वर्तमान में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हमसे बहस करते हैं, बोला भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, ये लागू ही नहीं हो सकता। मगर अच्छा भाई तो और क्या करें। अरे बोला सर लोग तो लड़ते हैं, भिड़ते हैं, वहां जाति है, भाषा है, धर्म है, आपस में जो जूता पुजारी है, क्या क्या कैसे करें। मगर भाई ये भारत देश सिंधु घाटी की सभ्यता से चला, और सारी दुनिया में एक साइंटिफिक वर्ड है सोशल ह्यूमन बीइंग, कि वी आर ऑल सोशल ह्यूमन। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमने समाज में रहना है, समाज बना के रहना है। समाज कैसे बनेगा? व्यक्तियों से परिवार बनेगा, परिवार से हमारा मोहल्ला बनेगा, मोहल्ले से हमारा पाना बनेगा, पाने से हमारा गांव बसेगा, और गांव से फिर हमारे शहर बसेंगे, और शहर से राज्य बसेगा, और राज्य से देश बसेगा। तो भाई इसकी परिभाषा तो यही हुई। तो इन सब लोगों ने उस टाइम से, जब से सभ्यता आई है, तब से सामाजिक प्राणी अपनी समस्याओं का समाधान, तब तो ये राज्य सरकारें नहीं थी। उस वक्त तो राजा होता था, और राजा माइट इज राइट से शुरू हुआ है कि जो बलशाली होता था वहां से सिस्टम शुरू हुआ हमारे कबीलों का, और फिर राजाओं ने अधिकार। मतलब ये सही, आप इतिहास को ध्यान से देखिए। आप सिंधु घाटी से लेके और मुगल राज्य जब तक आया है, अंग्रेजों से पहले का 1861 से पहले कोई कानून नहीं था। वहां पे केवल राजा के 5 अधिकार थे, जो हम सबको पता है। क्या था राजा का अधिकार? फौज का अधिकार था दूसरे देशों की रक्षा करना। पुलिस का अधिकार था कि अंदर से कबीले आपस में ना लड़े। नंबर 3, उन्हें जुडिशरी मतलब न्याय, आपस में लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए तो उनका राजा की घंटी बजाते थे, उस पर न्याय करते थे। और चौथा विदेश नीति, कि भी लोगों को नहीं पता हमने दूसरे राज्य से कैसे या देशों से संबंध बनाने हैं, तो वो राजा के पास अधिकार थे। इन 4 महकमों को चलाने के लिए एक था फाइनेंस, वित्त विभाग, रेवेन्यू जिसे बोलते थे। अभी लोगों से पैसा लिया, टैक्स इकट्ठा किया और इन 4 महकमों को चलाया। इसके बाद जो बाकी 29-30 अधिकार जो दिए हुए हैं अब भी और पहले के, वो सब लोग अपने तंत्र, अपने सिस्टम, अपनी व्यवस्था के मुताबिक करते थे।
और वो व्यवस्थाएं अलग अलग होती थी। अपने गांव में कहते हैं ना भाई 12 कोस के बाद हमारा भाषा भूषा जो है ना वो चेंज हो जाती है, कि भाषा भी थोड़ी सी बदल जाती है, उनकी वेशभूषा भी थोड़ी सी बदल जाती है, उनका भोजन भी थोड़ा बहुत बदल जाता है। तो ये जहां जहां की जैसी जैसी जलवायु, जैसे जैसे जल जंगल जमीन होता है, उस प्रकार की व्यवस्था वहां बनती चली जाती है। तो वो 29 अधिकार और वो ये राजा का सिस्टम, फिर उनको लिए समझाने की बात है, तू बता नहीं यार क्या करेंगे, उसके पास विकल्प कोई नहीं। भाई मैं ठीक कर दूंगा, वो उंगली घुमा के सबको बेवकूफ बना देता, मैं ठीक कर, बस तू भाई हम प्रधानमंत्री बना लो किसी को, किसी ने ठीक कर दिया क्या? किसी को प्रधानमंत्री बना लो, राजा बना लो, क्या राजा या प्रधानमंत्री हमारे गांव की समाज की समस्याओं का समाधान कर पाया क्या? आज भी देख लो कितनी समस्याएं मतलब मुंह बाएं खड़ी हैं, जिसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्या उन समस्याओं का समाधान हो पाया? अगर नहीं हो पाया तो फिर ये झगड़ा हमारे से क्यों करते हैं, हमारे से बहस क्यों करते हैं और विकल्प क्यों नहीं बताते हैं? इस तरीके से आप उनका जवाब दे सकते हैं। आप शांति से सुनिए, उसके साथ मतलब हमें हाथापाई करने की जरूरत नहीं। एक ही वर्ड बोलिए, भाई तू तेरे से हाथ जोड़े बाबा, तू रास्ता बता दे। जब रास्ता पूछते हैं तो वो चुप हो जाता है। हाँ जी रास्ता तो भाई सब कोई नहीं है, नहीं है तो भैया तू फिर हमारी बात मान ले या तू हमें समझा दे। तो ये तीसरा वर्ड है। पहले वर्ड हुआ नेता, जो हमारे से मतलब नेता या नेता के दलाल, जो इसी बात में बहन, ना जी ना ये लागू कैसे हो सकता है, ये तो यूटोपिया है, ये तो आदर्शवादी एक व्यवस्था लोगों ने बना दी उसके अंदर। अरे ये देश चला है, सामाजिक प्राणी है, समाज इकट्ठा रहा है, समाज ने अपनी बैठ के अपनी समस्याओं का समाधान किया है। अंग्रेजों से पहले कहां था कानून, कहां था तुम्हारा ये सिस्टम? वहां सब लोग बैठ करके अपनी समस्याओं का समाधान करते थे, उसका हल करते थे। हमने खुद देखा है, जो 60 साल के लोग हैं, 50 और 60 के बीच के, उन्होंने अपने बचपन का रास्ता देखा है, किस प्रकार से गांव के चौपालों में लोग 36 बिरादरी के बैठते थे और उस भाईचारे की व्यवस्था में अमीर भी बैठता था, गरीब भी बैठता था। और सबसे बड़ी बात यह थी, गजब की वो व्यवस्था थी और आज भी इसी विधान से बनेगी, 73 अमेंडमेंट से, 74 से ही बनेगी, कि वहां इसी संविधान में भी दिया हुआ लिखित रूप में कि जब ग्राम सभा बैठेगी तो वो ट्रांसपेरेंटली काम करेंगी। जिसको भी काम दिया जाएगा, पंच सरपंच जो भी इलेक्टेड लोग होंगे, उनका ट्रांसपेरेंटली काम होगा। नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। बेटा क्या क्या जवाबदेही फिक्स होगी अचीवमेंट के बेस के ऊपर। जब ये चीजें आएंगी ग्राम सभा के बेस पे और इसकी वैल्यू हम लोगों को बताने में कामयाब होंगे, जागरूकता बताने में, समझाने में क्या होंगे। मेरी अभिषेक से यही बार बार डिस्कशन होती है, मैं कहा भाई कोई विकल्प तो बताओ, विकल्प का रास्ता बताओ, हम एक रास्ता चुने। मैं तो अपनी बताता हूं भाई, मैं तो आईपीएस की नौकरी छोड़ के इस काम पे लगा हुआ हूं, 24 घंटे 7 दिन इसी काम, और मैं कोई काम ही नहीं कर रहा। कई लोग मेरे से बहस करते हैं, नहीं जी इस तरह से करेंगे तो, अरे भाई तू तरीका बता दे यार, हम लोगों को जागरूक कैसे करें। अब अभिषेक ने बड़ा अच्छा ये तरीका निकाला हुआ है कि भी आज कम से कम हम 15 लोग यहाँ बैठे हैं और इस विषय पे डिस्कस कर रहे हैं और सुन रहे हैं एक दूसरे को शांति से, और फिर सवाल जवाब भी कर रहे हैं। तो मैं उन सवालों का जवाब भी आपको साथ साथ देता जा रहा हूं जो आपके जहन में आते हैं। कई इंटेलेक्चुअल के लोग आते हैं और हमने 90% जो भावना प्रधान लोग हैं उनको एक बार हमने ये बताना, यार तुम जाओगे, जाओ किसके पास जाओगे? आप चलिए नेता के पास, जुत्ती घिसवा देता है, तुम्हारी काम ही नहीं करके देता, वो आपकी समस्या को हल नहीं करता, उसको बढ़ाता है। ध्यान सारे देख लो, जिसके पास भी जाओगे नेता के पास, हमारे अफसरों के पास चले जाओ, आईएएस आईपीएस से लेके नीचे तक ले, कितना भ्रष्टाचार है, कोई कमी नहीं है दुष्टों की। मेरे मुंह से गाली निकले माफ कर देना, क्योंकि मेरी सारी ट्रेनिंग इस प्रकार की रही भाई, माफी चाहता हूं। तो आप किसी महकमे में चले जाओ, 36 के 36 महकमों में, मतलब कोई महकमा आज बचा नहीं, मुश्किल से यही मतलब एक हम किसी भी महकमे में चलो 2 4 5 आदमी मिल जाएंगे जो काम करने की अच्छाई रखेंगे, ये चाहेंगे कि लोगों का भला हो जाए। अब फिर ये नेता उसको भी नहीं करने देता, हम सब उसके रहे हैं। जो अच्छा अफसर काम करेगा, चाहे वो डीसी हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे थानेदार हो, उसको जीने ही नहीं देते दलाल, और फौरी गाड़ी उठाते हैं सीधे जहां हमारा ट्रांसफर का हक होता है, सीएम के पास, राज्य सरकार में, केंद्र के पास, होम मिनिस्टर के पास महकमे होते हैं।
उनके पास जाके वहां से हिलते ही नहीं, और वो चोटी के मूंछ का सवाल बना लेते हैं कि जब तक ये अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, साला मैं तो यहां से जाऊंगा नहीं। अब वो कार्यकर्ता होता है, और यही मेन बीच में फांस है कि मैं जनाब लोगों के काम कैसे करूं, ये अधिकारी तो सुनता ही नहीं, ये तो ईमानदारी से काम करता है, वो उसको जीने नहीं देते। और फिर उस नेता को भी, वो नेता की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी कुर्सी उन कार्यकर्ताओं के थ्रू बनानी है। तो ये मेन जो छोटे छोटे भैया दलाल है ना, और ये क्षेत्रीय जो पार्टियां इनके दलाल हैं, इन्होंने अपने वोट बैंक को संभालने के लिए या लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, आप एक बार किसी नेता के पास जाइए, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सुबेरे सुबेरे नेता उबासी लेता हुआ उठेगा, पता नहीं 8 बजे आएगा, 9 बजे आएगा, 10 बजे आएगा, और लोगों की भीड़, पहले 10 बार उसका चमचा ये बताएगा लोग कितने आगे, लोग कितने आगे, लोग कितने आगे। हाँ 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 अभी बिठाए रखा, हाँ हाँ अभी बिठाए, मेरा रोज का काम है, मेरे घर में नेतागिरी भी रही है, दोनों की रही है, कांग्रेस वालों की रही है, बीजेपी वालों की, और हाईएस्ट पोस्ट भी रही है। मैं उसको बताने की व्याख्या नहीं करूं, सबको पता है हमारे बारे में। मैंने उन अपने नेताओं को अच्छी तरह से देखा है। मेरे फादिला खुद आईएएस ऑफिसर रहते हुए बाई चांस वो नेता बन गए, होम मिनिस्टर भी बन गए, और वही पूछने लगे। एक तो वही टाइम था जब वो डिप्टी कमिश्नर होते थे, अभी कोई बाहर खड़ा था फटाफट भेज दो, बाहर खड़ा फटाफट भेज दो। एक वही टाइम आया जिस वक्त वो केंद्र में सरकार में होम मिनिस्टर बने, आगे देखो यार कितने लोग बैठ गए हैं, कितने लोग बैठे रहने दो, बैठे रहने दो, अभी आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ। तो ये नेताओं की मेन सिस्टम है कि जैसा सिस्टम हम बनाते हैं या सुनते हैं देखते हैं, उसी प्रकार से लोग बेचारे धक्के खाते रहते हैं। तो समाज की, लोगों की समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से पीएम, डीएम और सीएम के सिस्टम में नहीं है। किसी को प्राइम मिनिस्टर बना लो, किसी कीमत पे हल नहीं करेगा। अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहा, आज भी कर रहा है, पहले भी करते रहे। नंबर 2, किसी को सीएम बना लो, अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करेगा। उसके लिए ये इनके इन पर कारण वो कुछ भी करे, मतलब वो नंगा तक हो जाता है। ये देख लीजिए, आप लोगों ने खूब ड्रामे देखे होंगे, मैं बताऊंगा यार। हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बैठे हैं जो इस बात के ड्रामों को खूब अच्छी तरह से बता देंगे कि किस तरीके से नंगे हो जाते हैं, बिल्कुल अपनी उस कुर्सी को बचाने के लिए। हमारे अफसर नंगे हो जाते हैं, अपने जिले के अधिकारी जो है ना, वो डीसी एसपी जो हमारे हैं, वो नंगे हो जाते हैं आज। नहीं तो डीसी एसपी का ये सिस्टम होता था, जो गलत है गलत, और ठीक है ठीक है। और अब क्या हो गया, कुर्सी बचानी है, मैंने जिले में रहना है, मैंने जिले में रहना है, मैंने एसडीएम रहना है, मैंने तहसीलदार रहना है, मैंने थानेदार रहना है, मैंने एसपी रहना है, मैंने डीसी रहना है। उसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार हो जाए। जैसे नेता देखते हैं, वो कहते हैं जैसा राजा जो वैसे भी वैसे ही लोग बन जाते हैं, जैसे अफसर बनते हैं वैसे फिर लोग नीचे दलाल और लोग बन जाते हैं। यार काम करा लो, काम करा लो, किसी तरीके से काम करो। तो ये जो सिस्टम है, ये विषय है, ये बहुत बड़ी रुकावट है इन 33 सालों, चाहे वो नेता की हो, चाहे अफसर कर्मचारी अधिकारी की हो, चाहे कर्मचारी की हो, और चाहे हमारी जागरूकता ना होने की। हम ना तो जागरूक होना चाहते, ना करना चाहते, हम उसको बहस में फंसा लेते हैं। अभी बहस करो, बहुत अच्छी बात है, बहस होनी चाहिए, आपस में आलोचना होनी चाहिए, बहुत अच्छी आलोचना, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव नहीं। बुरे मन से आलोचना ना करो, अच्छे मन से करो। अब भाई साहब इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस आलोचना का ये वर्ड तो देखो ना कि यार रास्ता में क्या दूं, आलोचना तो कर दी, तुम बता तरीका बता। यहां जागरूकता नहीं होने देते लोग, ये जागरूकता ना होने की वजह से हम सब लोग फंस जाते हैं। मैं भाई जी बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, और आपके सवालों पे अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं। मैं टाइम देख रहा था, थोड़ा सा फालतू बोल गया मैं आज, और कई दफा वो बातें याद आ जाती, माफ करना। तो मैं यही देख रहा था कि भाई इस तीसरा कारण हमारा मेन जागरूकता का है, कि हम ना जागरूक होना चाहते हैं, ना लोगों को करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं उनको रोक देते हैं। ये बड़ी समस्या, रुकावट, कि जिसकी मलाई खा रही हैं वो मलाई मार सारे सारे, जो भी आज की व्यवस्था में मलाई मार है, इस पूंजीवादी व्यवस्था में, चाहे वो नेता है, चाहे अफसर है, चाहे कर्मचारी अधिकारी, देख रहे हैं आप कितनी न्यूज समाचार आ रहे हैं। और बोरों के बोरे, साले कमरे के कमरे जो ने पैसों से भरे पड़े हैं। जिस जुडिशरी से हम न्याय करते हैं उसके बोरे
पैसे नोटों के जला दिए जाते और कोई उसका जवाब नहीं है। ये देख करके यार हद होगी, क्या हो रहा है। ये वर्ड अगर लोगों तक हमने समझा दिया ना, इसी बात से लोग आपके साथ आ जाएंगे। बुद्धि पर लोगों को आगे लेके चलते हैं मेरे भाइयों। आप एक बार लीडरशिप तो दो। जिस भाषा से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी भाषा से आप बोलो। क्योंकि यार तरीका बता क्या करेंगे। आज भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न तरीके से, भाई बुरा माने, कोई गौशाला पे काम कर रहा है, कोई कोऑपरेटिव काम कर रहा है, कोई किसी और तरीके से काम कर रहा है, मतलब खेती का खेती। अरे भाई तुम करो, सब कुछ करो, लेकिन जब तक सरकार नहीं होगी आपकी और जब तक पैसा नहीं होगा आपके पास, आपके सारे काम थक जाओगे जीरो 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 करके। मैं आपके का 100 आदमियों का एग्जाम्पल दे सकता हूं जो बेचारे पूरी उम्र निकाल दी उन्होंने गाय की सेवा करके, एग्रीकल्चर की सेवा करके, किसानी की खेती की सेवा, ऑर्गेनिक खेती संभाल करके वो थोड़े से एरिया में थोड़ा सा भला कर सकते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनका हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन विषय को ये लो यार, तुम करें तो करेंगे ये। भाई जिस वक्त आपकी गांव की सरकार बन जाएगी, आप सारे काम करो ना, कौन रोक रहा है। वहां अपनी गौशाला भी खोलो, वहां अपनी ऑर्गेनिक खेती भी करो। आज देखो ना, आप सारे के सारे बुद्धिमान भाई बैठे हो, हवा पानी मिट्टी ठीक नहीं रहा, आप बच्चों को क्या देके जाओगे। हमारे बुजुर्गों ने तो हमें कम से कम अंग्रेजों से पीछा छुड़ा के ये आधी अधूरी आजादी तो दे दी, हम क्या देके जाएंगे। आज आपका एक क्या सारे चिल्ला रहे हैं कि हमारी दिल्ली भट्टी बन गई है। आपकी ऑक्सीजन जो प्राण वायु है वही खतरनाक हो गई है। नंबर 2, आपका पानी में इतना टीडीएस जहर आ गया है। आप देखिए ना कितनी कितनी रिपोर्टें आ रही हैं कि कैसा कैसा पानी है, कहां कहां पे, बिहार का कोई एरिया है, कहीं पंजाब का एरिया, 26 घंटे सब जगह कैंसर ही कैंसर कैंसर हो रही है। और पानी के साथ आप अपनी जमीन देख लिए, मतलब कोई घर नहीं बका जहां कैंसर नहीं है, जहां अर्थराइटिस नहीं है, जहां डायबिटीज नहीं है। अब ये 5-4 बीमारियां तो कॉमन हो गई हैं। और इन फार्मास्यूटिकल जितनी भी दवाइयां हैं उनको दुनिया भर की मुट्ठी भर करके दवाई, अंग्रेजी दवाई हमें दे देते हैं और लोग पागले हुए घूम रहे हैं। तो अगर अपने गांव को बचाना है, अगली पीढ़ियों को समझाना है, एक बार ये चीज समझानी शुरू कर दो, अपने आप लोग भावना वाले आएंगे। ये नेता झूठ का पुलंदा इनका खत्म होगा ही होगा। हमें एक बार बस अपना शुरू कर दें, अपना सिस्टम किसी तरीके से कर दो, चाहे कोई एनजीओ बना के करो, चाहे कोई भाई पार्टी बना के करो, चाहे कोई संगठन और संगठन बना के करो, जिस भी तरीके से बनाओ, लोगों में ये जागृत हो ले यार, तुम अपने अधिकार तो ले लो यार। सिंपल अधिकार है, तुम्हें जीने का अधिकार तो गांव में होना ही चाहिए। और जीने का अधिकार तभी मिलेगा, आज किसी गांव में जाके देखिए, वहां का पानी पानी मैं देख रहा हूं, गांव में रोजाना विजिट करता हूं तो काला हो गया है। क्योंकि स्वच्छ भारत तो बना दिया, और स्वच्छ भारत का जो पानी है, वहां के सारे घरों का पानी जोड़ में जाता है, क्योंकि गांव ऊंचाई पे होता है और उसका सारा पानी, गंदा पानी जो है जोड़ में जाता। काला पानी में हमारी भैंसें गायें पानी पीती हैं, पानी पीने के बाद दूध देती हैं, दूध देने के बाद जो जहर दे रही है वो देख लो आप। सारी दुनिया गांव में बीमार है। तो मैं हाथ जोड़ के सभी से विनती करूंगा, बहुत ज्यादा कह गया और कुछ ज्यादा बोल गया तो माफी चाहता हूं। तो आज के इन 33 वर्षों का ये मेन 3-4-5 कारण है। नेता का, अफसरों का, मतलब जो मलाई खा रहा है इस व्यवस्था में, वो समझो हमारा दुश्मन है। इस ग्राम स्वराज की अवधारणा का दुश्मन है, वो लागू नहीं होने देना चाहता कि अगर गांव को एक बार अधिकार मिलेगा तो मैं तो जीरो हो जाऊं, हमारी व्यवस्था जीरो हो जाए। और ये नहीं समझ रहा दुष्ट, वो जहर बेच रहा है। एक आदमी ने दारू बेच रहा है, वो जहर बेच रहा है, तो वो 35 साल के बाद वो भी तो जहर में मरेगा। जो पेस्टिसाइड बेच रहा है वो भी तो मरेगा। आपकी सब्जी रोटी दाल देखिए ना, आप रोज आप टीवी में देख रहे हैं, सब्जियों पे कोई छिड़काव किया जाता है, चने में कोई छिड़काव किया जाता है, भाई सब्जियों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, भैंसों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, हर चीज में आपकी जहर ही जहर आ रहा है। इसको बचाने का एक ही तरीका है, गांव ये फैसला करेगा, ए भाई अब मेरे गांव में ये बीमारी नहीं होगी, क्योंकि वहां सबका भला होगा, सबका बच्चा होगा। वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने जोड़ को रखेंगे, अपने
अभी जिसने भी हमारे गांव में मेन पोल्यूशन किसका है? हमारी गाड़ियों का है। अभी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आई, उसमें सिंपल क्या है, अभी जब कोरोना था और गाड़ियां नहीं चल रही थी तो सारा का सारा मेन कारण पोल्यूशन का है हमारी। ठीक है, तंत्र के अंदर हर आदमी चाहता है मशीनी युग आए और उसमें एक दूसरे को आराम की बात मिले, लेकिन तरीका यह है ना कि भी उस आराम के पीछे हम इस प्रकार से विनाश ना करें ना अपनी इस विकास के चक्कर में। तो इस विनाश को रोकने के लिए ग्राम स्वराज, वार्ड स्वराज, ये 33 वर्ष तो हमने निकाल लिए, अब 34वां निकले, ये ना निकले। मैं तन मन धन से सबके साथ हूं। जो भाई जिस वक्त जहां बुलाएगा, जब टेलीफोन करेगा, मैं उसको हर बात का जवाब दूंगा और उसको सेटिस्फाइड करूंगा। यू कैन से कि मैं उसे क्वेश्चन लेस करके भेजूंगा, इतना प्रयास करूंगा कि भाई उसका सवाल ना छोड़ू। और मैं फिर इसी वर्ड के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जितने 16 भाई आए हुए हैं, जिसका जो सवाल हो प्लीज एक एक करके मेरे से जरूर पूछ लो। मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा उसका जवाब दूं। नहीं तो मैं उसका नाम और नंबर नोट करूंगा, अलग से उसको टेलीफोन करूंगा सवेरे और उसकी बात का हल दूंगा, हर हालत से दूंगा। धन्यवाद। अभिषेक जी। धन्यवाद रणवीर जी, आपने सारे विषय को बहुत विस्तार से बताया, क्योंकि थैंक समाधान राजनीतिक तरीके से निकाला जा रहा है तो राजनीति के नियम भी लागू होंगे यहाँ पे, और राजनीतिकों से लड़ना है, राजनीतिज्ञों से लड़ना है, तो राजनीति के नियम लागू होंगे। और वो नियम क्या है? साम दाम दंड भेद। और ये तभी लागू हो सकते हैं जबकि हम जो इस विषय पे बात कर रहे हैं, इस विषय पे काम करने के लिए एक बहुत बड़ी हुजूम तैयार करें, बहुत सारे लोगों का एक समूह तैयार करें। तो जैसे ये राजनीतिज्ञों पे बात लागू होती है, वैसे ही समूह बनाने के लिए भी लागू होती है। मतलब संगठन, लोगों को संगठित करने के लिए भी बातें यही मूलतः लागू होती हैं। अगर हमें एक विषय से उतना समर्थन नहीं मिलता है तो हमें कई और विषय जोड़ करके और फिर इसके बाद उस विषय को उठाना होता है। और जब समूह मजबूत हो जाता है तो वो बात स्वतः ही अपने आप चल निकलती है और वो एक आंदोलन बन जाता है, एक माहौल बन जाता है। तो ब्रिगेडियर साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाहेंगे? आदरणीय ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर राजा राम जी। जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, आ जी, रही है। आप बहुत अच्छी बात कह दी। अब उसके बाद क्या कहना है? और जो ये आपका जो आज का विषय है कि किस 33 वर्ष बाद समीक्षा की जाए, समीक्षा भी कर दी। और आगे ये कहना चाह रहा हूँ कि चलो हम इसकी समीक्षा थोड़ा सा और एंगल से भी करें। तो ये जो अमेंडमेंट आने से एटलीस्ट हमें स्थानीय स्वराज क्या है उसकी जानकारी तो मिली, और थोड़ा बहुत उसमें बढ़ावा भी हुआ होगा। पूर्ण तरह नहीं हुआ, मैं मानता हूँ। महिला सशक्तिकरण है, जैसे महिलाओं को रिजर्वेशन और आगे बढ़ावा भी शायद कुछ मिला ही होगा। सामाजिक न्याय की बात कर ही दी है इन्होंने कि SC ST को भी कुछ और आरक्षण वगैरह की बात है। और विकेंद्रीकरण भी थोड़ा बहुत तो हुआ होगा, ऐसा उम्मीद है। ये तो मान लो इसकी मैं उपलब्धियों में गिन लेता हूँ। राज्य चुनाव आयोग भी बना, उसमें कुछ चुनाव में कुछ तो ठीक काम भी किया होगा, शुरू में किया होगा। और कुछ तरह तरह सहमत हूँ श्री रणबीर सिंह जी के बात का कि ये पूर्ण हस्ताक्षरण ना हुआ, उसी की जरूरत है। पूर्ण हस्तांतरण नहीं होने से वो ये समस्याएं बनी की बनी रह गई। चुनौतियां कह लीजिए इसको। वित्तीय कमियां तो है ही,
चुनाव में देरी भी होने लगी, आयोग तो बना दिया पंचायतों का चुनाव, अब उनके हाथ में, जब मर्जी करो जब मर्जी ना करो। ग्राम सभा के हाथ में हो तो वो टाइम से भी हो सकता है। और प्रभावी राज्यों का प्रभाव तो बहुत है ही, और कुछ प्रभावी राज्य हैं जिनमें शायद थोड़ा बहुत काम हुआ होगा, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। उसकी लिस्ट में ऐसे बताते हैं कि हमारे उत्तर के तो बिल्कुल जीरो है, लेकिन एमपी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में कहते हैं थोड़ा बहुत काम हुआ है। तो इसकी इसकी चुनौतियों में हस्ताक्षर तो मेन है कि भाई ये राज्य सरकार कहाँ से आ गई बीच में। फंड्स का भी कमी है। और इसका SC ST और महिलाओं को जो है दे दिया है, लेकिन क्या उनकी गुणवत्ता भी फिर अफेक्टेड, उनमें से अच्छे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो फिर किस तरह ले जाएंगे इधर। और भ्रष्टाचार, CSR में प्रॉब्लम और की कमी है। अब उसका कैसे पूरा करें ये इन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, राजनीति ही मेन इश्यू है। तो पूर्ण हस्तांतरण दे ग्रामों को, ग्राम सभा को, शिथिल वित्तीय पोजीशन करें, चुनाव सुधार करें, और जो जो राधा राम जी, आपकी नेटवर्क थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आवाज कट रही है आपकी, आ भी नहीं रही है। मैं दगड़ी साहब को नेटवर्क का कुछ इशू है। हम अन्य साथी बलदेव राज सूद जी को आमंत्रित करेंगे। बलदेव जी इस विषय पे विचार और प्रश्न रखें अपना। बलदेव जी। हाँ, सभी को नमस्कार। रणवीर जी ने 73वां संशोधन जो है उसके बारे में डिटेल में बातचीत की है, और बहुत उन्होंने विस्तार से सारी बात करी है। अब इस बात को आम लोगों के बीच में ले जाने की आवश्यकता है। मेरी आवाज आ रही है जी? बिल्कुल। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। हाँ, तो अब ये विषय जो है, क्योंकि आम लोगों को इस संशोधन के बारे में जानकारी है नहीं, क्योंकि अभी तक के राजनेताओं ने वो जानकारी दी नहीं, उसको जानबूझ करके उसको छुपाए रखा। तो अब हम लोगों का ये दायित्व बन जाता है कि इस जानकारी को आम आम लोगों के बीच में ले जाएं। तो मैं तो जब इस बात को रखता हूँ तो लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और उसके सहयोग के लिए पूरा समर्थन देते हैं। मैं एक आपको इस ग्राम सभा का एक उदाहरण आपको देता हूँ। प्राचीन काल की एक मतलब है कथा या दृष्टांत कि वैशाली में एक राज्य था। वैशाली एक राज्य था, और उसमें राजा थे, उसके राज्य के राजा, और वहाँ एक नगर सभा थी, और नगर सभा की मीटिंग होती थी, और उस मीटिंग में राजा की कुर्सी भी लगती थी, और नगर नगर सभा का जो अध्यक्ष वो चुनते थे उसकी कुर्सी भी लगती थी साथ साथ। तो वो नगर सभा एक बार चल रही थी। उस नगर सभा में महिलाएं, पुरुष, युवा, युवतियां सब बैठे थे। तो एक बड़ी सुंदर युवती थी। उ- उस युवती को देख करके एक युवक ने प्रस्ताव रखा उस युवक ने कि अमुक युवती जो है वो उसको नगर वधु बनना चाहिए। अब वो प्रस्ताव आगे लोगों से पूछा, वहां बैठे जो महिला पुरुष थे उनसे पूछा कि इस युवक ने जो प्रस्ताव रखा है उसके, तो वहां के कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा कि जिस युवती के लिए इस युवा ने प्रस्ताव रखा है उस युवती को पूछा जाए। तो सभापति ने उस युवती को पूछा कि बेटा, आपके बारे में जो इसने प्रस्ताव रखा है उसमें आप क्या कहती हैं? तो उस युवती ने कहा कि मैं नगर वधु बनने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तो सभापति ने कहा, क्या शर्त है? उस युवती ने कहा कि मेरी शर्त यह है कि ये राजा को जो महल है ये मेरा महल होगा, मैं उस महल में रहूंगी। तो सभापति ने कहा, ठीक है, हम आपको राजा का महल देते हैं। तो राजा ने विरोध किया। राजा ने कहा कि मेरा महल आप कैसे देखते हैं, मैं कहाँ रहूंगा? तो सभापति ने कहा कि राजा, ये महल हमने आपको दिया था व्यवस्था चलाने के लिए,
आज ये महल हम आपसे वापस लेते हैं, आप अपने लिए अलग व्यवस्था करो। तो राजा को चुप होना पड़ा। तो ये चीज नगर सभा, ये ग्राम सभा का प्रभाव। अब ये प्रभाव जो है, अब ये जो हमारा 73वां संशोधन अगर लागू हो जाता है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा और सारी समस्याओं का समाधान वहाँ लोकल लोग करेंगे, लोकल वहाँ सभापति करेंगे। तो ये बात जो समाज के बीच में ले जाने की आवश्यकता है। जैसे हम समाज में इस बात को ले जाएंगे तो समाज हमारे साथ आ जाएगा और ये हमारा सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि इस विषय को आम लोगों के बीच में ले जाएं, क्योंकि अधिकांश लोगों को पता नहीं है इस बारे में। तो ये पता, हमारा दायित्व बनता है इस पता को, लोगों को इस पता को पहुंचाना। तो यह हमारा बहुत बड़ा दायित्व है, इस काम में हम लगेंगे तो अवश्य रिजल्ट आएगा। धन्यवाद। अभिषेक जी सर उधर लगता है बिजी हो गए। हेलो अभिषेक जी, हाँ जी, अभिषेक जी को आवाज आ रही है? ओके, किसी और भाई का कोई सवाल है तो प्लीज बोलें। तो बलदेव जी अगर किसी का सवाल नहीं है तो मीटिंग ओवर करें। हाँ तो मतलब इसमें 9:20 हो गए, देख लीजिए आप। अभिषेक जी का देख लेते हैं। अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कहीं साइड में चले गए हो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अगर वही को और अपना कोई बंधु अपना बात रखना चाहते हैं रख सकते हैं। रणवीर सिंह जी, शायद मेरा कुछ बोल रहा था बीच में, पूरा हुआ या नहीं मुझे ही नहीं पता। आ ही नहीं रही थी, कट गई थी जी। राजा राम जी प्लीज बोलिए बोलिए। अच्छा अच्छा, तो मैं केवल दो तीन पॉइंट ही कह रहा था। जो आपने कही वो बिल्कुल सही कही है। और ये है कि थोड़ी सी शायद हमें इससे जानकारी मिली है कि भाई स्थानीय जो भी आप पॉइंट उठा रहे हैं उनमें स्थानीय स्वशासन की जानकारी तो मिली। इस ये आदेश पास हुआ उसके बाद, मैं इसके बाद 33 साल की बात नहीं बता रहा हूँ, महिला सशक्तिकरण में शायद कुछ हुआ होगा। और सामाजिक न्याय में SC ST को भी एक स्थान मिला, या जो क्या है, विकेंद्रीकरण की सोच तो आई, योजना तो कुछ आई, और राज्य चुनाव आयोग आया, और आर्थिक स्वतंत्रता में भी शायद कुछ हुआ होगा। लेकिन जो आपने सजेशन दिया है वो बिल्कुल सही है कि पूर्णतः हस्तीकरण और फंडों की पूरी व्यवस्था और ये जरूरी है। और शिथित राजा राम जी नेट, हाँ, बोलिए नेट बोलिए बोलिए। हाँ, नेट खराब है। जी, हाँ, तो चुनाव सुधार भी हो, जो जिसकी आप पॉलिटिकल कल बातें करते हैं, तो और अच्छे लोग आए, पारदर्शिता, इन सब की बात कर ली। केवल मैं इतना ही कह रहा हूँ, जब भ्रष्टाचार वगैरह को रोकने के लिए ये सब कदम उठाएं, तभी उठाएंगे जो आपका सिद्धांत चलेगा। तो जो आपने जो कह दिया उसी का वही जरूरी है। धन्यवाद साहब। थैंक यू राजा राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बलदेव जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो किसी तो और भाई फिर अब जी सवाल? जी भाई साहब, हाँ मैं बल्लेव जी, हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, मैं अपना बोलिए बोलिए। विचार रखना चाहता हूँ आदरणीय रणवीर जी के सामने। जी अभी जी। जैसे हाँ कि हाँ, अपनी जो करनाल में मीटिंग मीटिंग हुई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे काम करना चालू किया। लेकिन जो अनुभव यहाँ हमारे साथ हुआ, जो चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हुई, उन्हीं को मैं रख रहा हूँ। एक तो जो ग्राम सभा को लेके जो हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, तो स्थानीय लोग ही नहीं चाहते इसमें भागीदारी करना। सरपंचों से मैंने बात की तो वो भी एक नेगेटिव बातें करते हैं। पब्लिक इसके लिए तैयार नहीं है, एक मंच पे आने के लिए, बातें सुनने के लिए। तो इन सारी समस्याओं के बीच में हम आखिर किस प्रकार से काम करें? कोई ऐसी कोई योजना है हमारे पास पे जो अपना कर हम इस बात को समझा पाए, बेहतर तरीके से रख पाए उनको? बिल्कुल है दीपक जी, है। ध्यान से सुनिए आप, 3 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं। अभी जो माहौल या व्यवस्था बना रखी है वो बिल्कुल आपने सही पकड़ा है दीपक जी, कि ना तो लोग चाहते हैं और ना ही जो वहां के नेतापन सरपंच है वो चाहते हैं इस बारे में बात करना। तो आपको 3 तरीके से इसमें काम करना पड़ेगा। सभी के लिए मैं बता रहा हूं जो हम कर रहे हैं और जिसमें हमें बहुत अच्छी सफलता मिल रही है।
पहले आवाज बंद हो गई आपकी। हाँ जी रणवीर जी। नेटवर्क की वो ग्रुप कहाँ से तैयार होगा? से 100 रिश्तेदार है जो अच्छे रिश्ते, वो आपकी बात को सुनते हैं। व्यवस्था को बदलने का रास्ता क्या है? तो आप उनके सामने भी आपको मिलेंगे। नंबर 2, वहां का कोई दोस्त होगा, कॉलेज में पढ़े उसका कोई दोस्त होगा, फिर कहीं और संगठन में काम किया वहां कोई दोस्त होगा। आप उनसे एक बार अपने टेलीफोन पे ही चर्चा करें। व्हाट्सएप से कॉल हो सकती है, वीडियो कॉल हो सकती है, तो उनसे ये चर्चा करिए यार इस बुरी व्यवस्था। पहला सवाल ये रखिए कि हम अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करें। जब आप ये रखोगे यार नेता से मिले, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी से मिले, किसके पास जाएं? कोई तो सुनने को तैयार नहीं है। फिर आप उनको रास्ता दें। जब आप उनको सवालों में घेरोगे, जैसे आपने मुझसे कहा कि कोई सुनता ही नहीं तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं, तो उस वक्त आप उनको कहो कि भी हम रास्ता क्या अपनाएं। तुम क्या सोच रहे हो कि पंच सरपंच तुम्हारा हल कर देगा? क्या एमएलए तुम्हारा हल कर देगा या एमपी तुम्हारा हल कर देगा? 75 साल में नहीं होगा तो अब क्या होगा? तो आपने ये वर्ड उनको देना है, अपने घर वालों को, फिर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। और तीसरा वर्ड आता है वो दुखी लोग जो समस्याओं से घिरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का लड़ाई झगड़े का है, किसी का बहू बेटी का है, आप उनसे पूछो कि आपके पास रास्ता क्या है, आप किसके पास जाओगे? कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। फिर आप उनको रास्ता दो। जैसे जैसे आप रास्ता आपकी आवाज चली दोगे, गई अब है। तुम्हारा, हम सबका भला होगा कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान हमारे विषय में है, हमारी ग्राम सभा के अंदर ही होगा। हम जितने बाहर घूमेंगे हमारा कोई नहीं हल होगा, हमें लोग जूते घिसवाएंगे। तो इस प्रकार 2-3 मैंने एग्जाम्पल दिए आपको कि अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से और अपने उन लोगों से जो समस्याओं से घिरे हों। जब आप उनकी समस्याओं का समाधान अपने रास्ते से निकालने की कोशिश करोगे, करवाओगे, और लास्ट है घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी शह। आप अपने बजाय खुद बोलने के, बाहर के कोई हमारा जैसा कोई दोस्त आपका आसपास हो या हमें कहेंगे तो हम आ जाएंगे आपके पास। आप उन लोगों की मीटिंग रखिए, उनको हम रास्ता सुझाएंगे और बताएंगे कि भी आपके पास कोई विकल्प नहीं है आज के दिन आपकी समस्याओं के समाधान के लिए किसी के पास चले। लोग नौकरी 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 करते हैं, नौकरी को लोग दे देंगे, ना नेता देगा, ना दलाल देंगे, और ना छुटभइये दे देंगे। तो नौकरियों का प्रबंध भी हमें, जो छोटे छोटे काम धंधे हैं उन्हीं के अनुसार ही अपने गांव में। तो आप उनको समस्याएं बताएं और समाधान अपना विकल्प दें। जब विकल्प देंगे तो लोग आपके साथ आएंगे। और फिर भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम आपस में टेलीफोन पे बात करते रहें, वर्चुअल भी करते रहें, वैसे करते रहें। तो आप सवाल पूछिए, उस सवाल का हम जवाब देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे बताएंगे कि भी मैं इस गांव में गया और वहां पर इन लोगों को मिला तो इन्होंने ये बात करी। वो अभी नहीं आएंगे आपके पास, वो तब आएंगे जब आप एक थोड़ा सा माहौल दे देंगे लोगों को। दीपक जी, आपको क्लियर हुई बात? जी जी बिल्कुल भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू जी। अभिषेक जी, ओवर टू यू। जी। अन्य साथी, मैं नाम लेता हूं। अलका दीदी, गोपाल जी, कल्याणानंद दादा, प्रवीण पाटिल जी, नितिन जी। हेलो। हम्म, हेलो। जी जी।
मेरी आवाज आ रही है? देवदत्त गंगवार, बरली, उत्तर प्रदेश से। हाँ, आ रहा है। भाई रणवीर सिंह जी ने कहा जो बहुत बढ़िया सुझाव दिए हैं हमें, मैं इस पे सुझाव से बहुत सहमत हूं। और इन्होंने इतना बढ़िया सुझाव दिया है, अगर इन सुझावों पे हम लोग चलें कि हम एक दूसरे के गांव जाएं, जैसे हम दूसरे गांव में जाएं, दूसरा हमारे गांव में आए, ये सुझाव बहुत अच्छा है। इस पर मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूं, ये बहुत अच्छा सुझाव है। इससे लोग बहुत बढ़िया बढ़िया जुड़ रहे हैं। धन्यवाद गंगवार जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको हमारी कोई मदद चाहिए तो हमें बताइएगा, हम जरूर आके आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत बड़ी मीटिंग करूंगा, अभी बड़ी मीटिंग 4-5 गांव की मीटिंग करूंगा, तब आपको बुलाऊंगा। मेरे दिमाग में ये बात है, मैं आपका नंबर नोट किए हूँ, अभी व्यक्तिगत आपसे बात करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद देवदत्त जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी गोपाल प्रसाद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया है। जी नमस्कार रणबीर सर को एक अच्छा नमस्ते। प्रेजेंटेशन देने के लिए नहीं और प्लीज। बातों को सरल, सटीक और सुव्यवस्थित तरीके से समझाने के लिए उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाई धन्यवाद। मैंने अपने 2 जानकारों को आपका नंबर दिया है। जी जी संभवतः उन्होंने आपसे संपर्क किया होगा, यह मुझे नहीं पता। जी। एक तो कैलाश गोदुका जी हैं, जो हरियाणा में ही भूमि जल संरक्षण के ऊपर में जमीनी काम कर रहे हैं। एक गांव को उन्होंने अडॉप्ट किया है, गांव का नाम मुझे याद नहीं है। तो उनका नंबर मैंने आपका नंबर उनको मैंने दे दिया है कि जो है रणबीर सर से आप संपर्क में रहिए। और स्वागत। उनका, हाँ, तो एक तो कैलाश गोदुका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बाराखंबा रोड में उनका कार्यालय है, जी गोविंदाचार्य जी के संस्था से जुड़े हुए हैं। तो एक तो जी। मैंने उनका नंबर दिया, और एक किसान नेता हैं, तो उनके साथ मैंने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में गिरफ्तारी दी थी। आवाज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मैंने उनके साथ गिरफ्तारी दी थी, आवाज कट। जब किसान आंदोलन चल रहा था। हाँ अ, तो मैंने उस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अपनी गिरफ्तारी दी थी। तो मेरे साथी थे वो किसान नेता, वो भी हाँ हरियाणा के ही हैं। तो उनको भी मैंने आपका नंबर दिया है। ये दोनों व्यक्ति आपसे संपर्क करेंगे। हाँ। और एक आपने शायद किसान नेता ने आपका नाम लेके, मैं कहा भाई आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, तो उन्होंने बोला गोपाल भाई से मिला। बहुत अच्छी बात है। तो हाँ वो फिर एक बार तो कांटेक्ट में आए थे। मैं कहा भाई आप या तो मेरे से मिल लीजिए, या आप मेरे को व्हाट्सएप पे जो सवाल हो वो लिख के भेजिए, मैं उनका जवाब दूंगा आपको। बोले जी मैं हाँ, बहुत दिन से कांटेक्ट करता हूँ। फिर वो अभी आए नहीं, 1 हफ्ते की बात है शायद। नहीं, वो अलख जगाने का काम कर रहे हैं, और आपके लिए, आपके अभियान में वो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर साबित होंगे। थैंक यू आप गोपाल उनको जी, अपने साथ जोड़िए। हाँ, बहुत बहुत मैंने उनको धन्यवाद। समझा दिया आपके बारे में। हाँ। थैंक यू सो मच। बहुत तो बहुत। और तीसरा ये है कि वाराणसी में अभी मेरा अगला महीना जाना होगा। हम तो जी हर महीने 7 दिन वाराणसी में रहते हैं। जी और अभी जो आगे आने वाला पंचायत चुनाव और वार्ड का जो चुनाव होगा, तो मुझे जी। तो चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन अपने समर्थकों को लड़वाना है। हम बहुत चाहते बढ़िया। हैं कि ग्राउंड स्तर पर जो है अच्छे कार्यकर्ता वो चुनाव मैदान में उतरे, उनको प्रोत्साहित करना, उनके लिए संसाधन जुटाना। तो इस दिशा में मैं काम करने जा रहा हूं, केवल वाराणसी जिला में। तो वाराणसी बहुत जिला के अंतर्गत में आने वाले जितने भी विधानसभा हैं, उसमें पंचायती राज का जो चुनाव है, तो उस व्यवस्था का, नगर निगम का, पंचायती का, तो उसमें जो है अपनी भूमिका होगी। अगले महीने से मेरा वो अभियान वहां शुरू हो जाएगा। तो बहुत वहाँ अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो फिर आपको मैं सूचना दूंगा, तो आप वहाँ आइएगा। जरूर तो आदरणीय गोपाल जी, मैं जरूर आऊंगा। आप इन दोस्तों को तैयार करिए कि आप इसी इलेक्शन में, इस चुनाव में आप हाँ, उनको मोटिवेशन दीजिए कि ये अधिकार एक बार मिल जाएगा तो। अभी मैं अपने साथियों से पहले बात कर लेता हूँ, वहाँ जाने के बाद। फिर अभी मैं अपने साथियों से बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर डेट का निर्धारण करेंगे, फिर आपको सूचना देंगे। हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आपका आवाज आ जब रही है। ऐसा मौका मिले तो आवाज आ रही है गोपाल जी? जी जी जी, बिल्कुल अरे बिल्कुल। थैंक यू हाँ, सो ठीक है। मच। ओके। जी अभिषेक जी। अन्य साथी प्रवीण पाटिल जी, हेलो बलदेव जी, हेलो हेलो कल्याण दादा हेलो जी। पहले से अपनी बात रख दी। हेलो
प्रवीण पटेल हाँ बात जी, बोलिए बोलिए कल्याण दादा। सर जी, हाँ प्रवीण बहुत जी। हमारे इतने उम्र के जो तुम्हारे एक्सपीरियंस है, तुम्हारे जो अनुभव है सर जी, तुमने जो आज तक IAS ऑफिसर इतना बड़ा पद लेके सब जगह पे जो काम किया है, वो एक्सपीरियंस के अनुसार तुम इतने ठोक ठाक से बोल रहे थे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, राजनीति में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन ग्रास रूट पे जो चल रहा है ना सर जी, वो राजनीतियों ने सब जो अर्थव्यवस्था, अपने जो लोगों की व्यवस्था, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इलेक्शन, ये सब सब जगह पे बिगड़ गया है। उसको दुरुस्त करने के लिए लोग आने को तैयार नहीं होते, रेडी नहीं होते। लोगों के मन में डर है, मेरा ये बंद हो जाएगा, मेरा ये चालू नहीं रहेगा, मेरा ऐसा दिक्कत आ जाएगा। लेकिन अभी कल परसों ही बात किया था मैंने, लोगों को मन में ऐसा जब उठाव आ जाएगा तो सब जगह से उठाव शुरू होने चालू हो जाएगा। तो अपना जो परिवर्तन की नांदी लगा रहे, अपन जो अभी सब मिलके मिलजुल के जो काम को आगे बढ़ा रहे, वो पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन मेरे को इतने बड़े बड़े लोगों के साथ सुनने को मिल रहा, उनके एक्सपीरियंस को मेरे मन तक आवाज आ रही, तो उसमें मैं बहुत खुशियाँ और मेरे खुद को इतना भाग्यशाली समझ रहा। तो मेरे को पूरे इंडिया के चारों बाजू से सब लोग जुड़ के अपने मन में जो खलबली चल रही थी, वो सबके मन में एक सरीके ही चल रही। इसके लिए मैं बहुत सबका ऋणी हूँ सर। धन्यवाद हेलो। प्रवीण जी। कल्याण दादा। हाँ हाँ, सबको नमस्कार। विशेष करके शर्मा जी को। ये कई बार भी चर्चा हुई है इसके बारे में कि हम ग्राम जब 73 अमेंडमेंट मिला, इतना बड़ा ताकत मिला, उसको कैसे हम धरती पर लागू किया जाए, धरातल पर उतारा जाए। लेकिन ये जो जैसे साथी पाटिल जी ने बोले, ये भी में हम लोग काफी जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि 73 अमेंडमेंट के बाद, पेशा कानून के बाद भी वहां बिल्कुल इसको दरकिनार करके कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई भी चीज हो रहा है, तो ग्राम सभा के इस तरह, हम तो उड़ीसा में सिर्फ पल्ली सभा भी है और ग्राम सभा भी है। मतलब हम लोग का हर गांव में, हर रेवेन्यू विलेज में एक सभा होती है। उसके बाद जो भी निर्णय आता है, जो भी रेजुलेशन आता है, फिर ग्राम सभा में भी उसका रेजुलेशन होता है। उनके होने के बाद मैं पिछले बार भी वही बात बोले थे कि ग्राम सभा जो अमेंडमेंट एक्ट है, जो रूल्स बना है स्टेट वाइज, ये स्टेट वाइज रूल्स बना हुआ है, सारे पावर अभी सब कलेक्टर हाथ में है। अगर गांव ग्राम सभा का कोई भी रेजुलेशन जाता है, अगर सब कलेक्टर चाहे उसको खारिज कर सकता है, उसको और डिसोन कर सकता है। तो इसलिए हम लोग को अभी इसको बहुत बड़े कैंपेन की तरह ये पॉलिटिसाइज है। ये ग्राम सभा मतलब जिसका पावर है वो अपना करा लेता है, तो गांव बोलने नहीं दिया जाता है, ग्राम सभा का अलाउ नहीं करते हैं। तो कई चीज अगर गांव में जाते हैं तो ये देखने पड़ते हैं, जो भी बात बोले डर पैदा किया जाता है कि आप जाएंगे तो आपका ये, अगर हमारे खिलाफ जाओगे तो ये करना है, ये हो जाएगा। इवन तक कि मैं तो एक केस में देखा हूं कि मर्डर तक हो गया कि ग्राम सभा के चलते। तो इसलिए हमारे अभी लोग को जागृत करना, लोग को अंदर में ये कॉन्सियसनेस पैदा करना कि ये हमारा अधिकार है, और ग्राम सभा ही सारे डिसाइड करेंगे। मेरे पंचायत में मैं अभी आ रहा हूँ, करीब करीब 6 साल से 1.5-2 करोड़ पड़ा हुआ है, हर साल प्राय 25 लाख। उस टाइम जब थे तो बीजेडी सरकार था और वहां बीजेपी का सरपंच था, तो उनको काम नहीं करने दिया। अभी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी बीजेपी का एमएलए है, तो बीजेडी का अगर यहाँ का उनका अपोजिशन में जो बीजेडी है उनका सरपंच है, उनको भी काम करने नहीं दिया जा रहा। ये हालत है टोटली है पॉलिटिकली। हेलो। हाँ जी। हाँ कल्याण जी, हम आपकी बात समझ गए। आपके सिग्नल कम आ रहे हैं, नेटवर्क की डाउट प्रॉब्लम है थोड़ी सी। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। आनंद जी, आपने जो बात कही है, पाटिल जी ने बात की है, देखो मैंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में जो भी छुट भैया नेता है, मतलब जो इस व्यवस्था में पैसे कमा रहा है, लाभ ले रहा है, अपना फायदा उठा रहा है, वो लोगों को, गरीब लोगों को, या जो भावना प्रधान लोग हैं, उनको डरा के रखते हैं बेचारों को।
वो ये हाँ इंटेलेक्चुअल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ये आम लोगों को डरा के रखते हैं कि अगर तुमने इस प्रकार की कोई बात की तो तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा। तो कल्याण जी, हमें इन चीजों से निपटने के लिए हमने एक चीज का और अभियान छेड़ा हुआ है। हमने अपने बहुत सारे आईएएस, आईपीएस और जो छोटे लेवल के अधिकारी कर्मचारी, उनका एक एसोसिएशन बनाया हुआ है। जैसे हमारी पुलिस एसोसिएशन है, और वो हर राज्य में बनाई हुई है, और इसलिए बनाई हुई है कि जहां भी आपको हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हम लोग दिल खोल करके आपकी मदद के लिए आएंगे। कोई ग्राम में आपको डराता है, धमकाता है या आपके लोगों को धमकाता है, हम उनको सुरक्षा की गारंटी देंगे। सुरक्षा, पाटिल जी आप भी नोट करें, हम उन्हें पूरी सुरक्षा की बहन भाइयों को गारंटी देंगे। हमारी एसोसिएशन, चाहे वो रिटायर भी हो चुके हैं और जो सर्विस में है, दोनों आदमियों की बाई नेम जिम्मेवारी बनती है सुरक्षा की। तो हम हर हालत से आपकी सुरक्षा की गारंटी देंगे। जब भी आपको ऐसे डराने धमकाने की कोई बात आए तो आप हमें जरूर बताएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये प्रयास किया जा सकता है कि अगर इस तरह का सपोर्ट बेस आप बना सकते हैं दिल खोल के स्टेट काम करिए, वाइज, जहां हमारी अगर इस जरूरत तरह का हिम्मत, ठीक है फिर बिल्कुल सर, कोई दिक्कत जय बहुत हमें अच्छे, भारत बहुत अच्छा प्रस्ताव है। इसे हम धन्यवाद सर। आपको करवा के जाएंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, बिल्कुल धन्यवाद सर। थैंक यू जी। अभिषेक जी, ओवर टू यू। मैं बोलूं कि ये डराने धमकाने की बात कब आती है? साम दाम दंड, ये तीसरा स्टेज होता है। ये मैं किताबी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये सच बात है। प्रैक्टिकली कोई भी व्यक्ति लड़ने तब जाता है जब खुद को वो मानसिक तौर पे तैयार कर लेता है। तो मानसिक तौर पे तैयार करना एक ये बहुत बड़ी समस्या है, और वो मानसिक तौर पे तब तैयार होगा जब वो संगठित होगा। संगठित करना ये पहली समस्या है। हम क्रम से चले ना। अब थोड़ा सा इतिहास को मैं आपको बताता हूँ। जब पहला वर्ल्ड वार हुआ, आप सभी लोग इतिहास से परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। पहला वर्ल्ड वार हुआ तो अंग्रेजों ने बोला कि भाई ऐसा है कि ये जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म होता है, आप लोग हमें वर्ल्ड वार में सपोर्ट करो, और इसके बाद हम लोग आपको फ्री कर देंगे। और वर्ल्ड वार हो गया, खत्म हुआ वर्ल्ड वार। तो इसके बाद बात आई गई हो गई और अंग्रेज अपनी बात भूल गए। पहली वर्ल्ड वार से दूसरे वर्ल्ड वार और उसके बाद के 3 साल, तो ऐसे करके लगभग 30-35 साल बाद जाके कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो माने और हमें आधी अधूरी आजादी मिल गई। ये जो पावर स्ट्रगल होती है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। हमें छोटे छोटे टुकड़ों में लड़ाई लड़नी होती है। ये बैटल और वार का कॉन्सेप्ट है। कई सारी बैटल जीत कर फिर एक वार जीती मानी जाती है और जीती जाती है। तो यहाँ पर ये जो ग्राम स्वराज वाला बिल है, अब जो केंद्र से तो पास हो गया, अब केंद्र से पास होने के बाद अब वो राज्य सरकार के पास आ गया, और सभी ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सूट करने वाले नैरेटिव के हिसाब से और अपने अपने स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के बनाना शुरू कर दिया। हर राज्य में अपना अपना ढोल है ग्राम स्वराज का। वहाँ पे स्थानीय वो भी है, प्राइमरी इलेक्शन, मतलब कि लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए पीआरआई और यूएलबी इलेक्शन के लिए बॉडी होती ही है। हर जगह की साइट्स हैं, सारा कुछ है अवेलेबल। लेकिन मामला क्या है कि व्यवस्था जो है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उनको आप समझिए कि अंग्रेज, आज के काले अंग्रेज, और वो काले अंग्रेज जो है वो आप उसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो पहला वर्ल्ड वार के बाद की सिचुएशन है कि वहाँ वादा तो किया गया था कि हम आपको आज़ादी दे देंगे, और वो कानून के तौर पे जो है यहाँ पे जो 1992 में दिया गया और उनको राज्य सरकारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया गया। लेकिन अब ये जो आज के अंग्रेज हैं, काले अंग्रेज हैं, वो नहीं होने देना चाहते। तो उसके लिए हमें क्रम को पालन करना पड़ेगा। पहले लोगों को संगठित करना, दूसरा लोगों के मन से डर निकालना, तीसरा जो है
जब वो लड़ने जाएंगे तो उनको एक पूरा एक सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म देना। जब ये 3 स्तर पे हम कामयाब हो जाते हैं तो ये स्वतः हो जाएगा। और इसी के लिए सिर्फ एक कार्यक्रम पे डिपेंडेंट ना रहते हुए हमें मल्टीपल कार्यक्रम पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस दौर में आ चुके हैं जब राजनीति बदल चुकी है। अब राजनीति फायदे की राजनीति का दौर है। यहाँ पे फ्रीबीज का दौर है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा का दौर है। यहाँ पे वोटर भी जो जाता है तो उसमें गरीब तबका होता है, कहता है कि भाई हम तो पैसे लेंगे और फेवर लेंगे, दारू लेंगे, मुर्गा लेंगे। तो अब समाज का पतन हो चुका है, तो आज के समाज की सोच और चरित्र के अनुसार हमको अपने कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। ये कार्यक्रम जो है ग्राम स्वराज, वार्ड स्वराज, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये तभी लागू किया जा सकता है जब आज के परिवेश के अनुसार पूरा एक रोड मैप बना के काम किया जाए, अन्यथा ये जमीन पे कभी नहीं उतर पाएगा। आप ठीक कह रहे हैं अभिषेक जी, बिल्कुल सही आपने इसका विश्लेषण किया है। और संगठित भी होना पड़ेगा, और संगठन के साथ साथ इन काले अंग्रेजों से हमें युद्ध भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, और बगैर उसके कोई सिस्टम भी नहीं। जी अभिषेक जी। जी, तो अन्य साथी कोई अगर इस पे कुछ कहना चाहते हैं तो बात रख सकते हैं, वैसे समय हो चुका है। कोई भी साथी? धनंजय जी? जी धनंजय जी, नितिन किशोर जी? जी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। सभी को नमस्कार जी। मैं करनाल वाली बैठक में आया भी था। हाँ, मुझे याद है। कई दिनों से मैं जुड़ नहीं पाया, क्योंकि हरियाणा में जो हम काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा व्यस्त रहे। और आज रणवीर जी का था तो मैंने देखा तो मैंने जरूर ज्वाइन किया, क्योंकि करनाल में इनका काम उन्होंने जो बताया वो सारा देखा था मैंने बाई फेस भी, और जो बात समझाते हैं वो सच्ची वाली बात ही बताते हैं। तो वही था। मैं जो अभी हमारा लास्ट विजिट था, इसमें हमने दिल्ली के बहुत चुनिंदा लोगों को जो अपने फील्ड में महारती हैं, उनको ग्राम स्वराज का जो हमारा कंसेप्ट है उसमें चरखी दादरी, जो गोपाल जी भी बता रहे थे अभी, जलाधिकार फाउंडेशन के माध्यम से हम जो कर रहे हैं, कैलाश गोदुका जी उसमें मार्गदर्शक हैं, तो वो हमने विजिट कराया। अभी मैंने डाली भी हुई है चैट पे वो वीडियो। तो उसमें हमने कई गांव हैं जिसमें हमने ग्राम सभा के माध्यम से वहाँ पे पानी का काम किया है, और पानी को सेल्फ डिपेंडेंट बॉडी बनाई है वहाँ पे। तो यही मेरा बात के रखने का कोई बात थी, जो मैंने वीडियो भी डाली है, चाहे तो आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं सभी। धन्यवाद। थैंक यू नितिन जी, हमें याद है, याद आ गया आपका चेहरा। आप बहुत अच्छे योद्धा हैं और ग्राम स्वराज की बात को आगे लेके बढ़ रहे हैं। जैसे भी जब भी जरूरत पड़ेगी हम एक दूसरे की मदद करेंगे। धन्यवाद जी। मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने सुरक्षा का दिया, क्योंकि 12 साल हो गए मुझे फील्ड में काम करते हैं, और बहुत बार ऐसा मौका हुआ है कि हमें डर के कारण पीछे हटना पड़ा है। लेकिन अच्छा है कि हमें आईजी लेवल के व्यक्ति हैं, जो कभी दिक्कत होगी तो हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे। नितिन जी, ये बिल्कुल, क्योंकि जमीनी स्तर पे बहुत दिक्कतें होती हैं, ये सच है। ग्राम स्तर पे भी जी जी जी, बहुत इसी तरह से कड़ियां जुड़ेंगी। जैसे आप जल पे काम कर रहे हैं, तो जो 29 विषय हैं उसमें जल और पेयजल एक विषय है। यस। ऐसे ही कोई गौचारण भूमि पे काम कर रहा है, जो 29 विषय है उसमें जो ये गौचारण भूमि भी एक विषय है। कोई कृषि पे काम कर रहा है, कोई दुग्ध उत्पादन पे काम कर रहा है। तो ये जो 29 विषय है, तो इसके जो 29 प्रकार के विषय पे काम करने वाले लोग ही अगर आपस में संगठन हो जाए तो एक बहुत बड़ा एक चेन बन जाएगा। उसी पे प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये लड़ाई लंबी है, छोटे छोटे टुकड़ों में लड़नी पड़ेगी, और बैटल और वार का फॉर्मेट में लड़नी पड़ेगी कि हमें बैटल्स जीतनी है और तब जाके ये वार जीतेंगे। और ये जैसे अंग्रेजों को से लड़ने के लिए बड़ा लंबा समय गया था, वैसे यहाँ पे भी जाना
जाने वाला है। और साथ ही साथ आज की जो सामाजिक मनोदशा है, जो चारित्रिक पतन हुआ है समाज का, लोगों का कैरेक्टर, जो नैतिक मूल्य कम हुए हैं, उससे भी हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब समाज का चरित्र नहीं रह जाता है तो फिर सही सही नहीं रहता और गलत गलत नहीं रहता। तो उस दौर में हम जी रहे हैं, इसलिए आज के दौर के हिसाब से हमें कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे और लोगों के स्वार्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए एक समग्र कार्यक्रम के साथ ही ये लड़ाई लड़के जीती जा सकती है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, पता नहीं सही है गलत है, लेकिन बिल्कुल सही अभिषेक जी, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है और सही है, और इसी तरीके से हम लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बस इनको हम सब ने साथ लेकर के और एक दूसरे का सुरक्षा, मैंने इनको दी अभिषेक जी, जब भी आप मौका मिले, जब भी किसी भाई को सुरक्षा की जरूरत। जी जी, मैं आदरणीय बलदेव राज सूद जी से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम का समापन करें और रणवीर शर्मा जी का धन्यवाद करें। सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं आज, और बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम रहा। जी अभिषेक जी, रणवीर शर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूं, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और इस प्रकार की जो हमारी प्रक्रिया चल रही है, इस प्रकार को लगातार चलाए रखना है, और ये जो इसको सब बातों को फील्ड में उतारने के लिए हमने योजना बनानी है। तो इसलिए आज मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोगों ने अपने विचार रखे हैं और बहुत अच्छे विचार सामने आए हैं। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओके, शुभ रात्रि, गुड नाइट। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। श्रीमान रणवीर शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद।